तो इनमें बीइंग अ कॉन्ट्रेरियन माई सेल्फ, मुझे इनमें कोई कमी ही नहीं दिखती। 3 चीजें हैं जो इस रिलीजन को मॉडर्न रिलीजन बनाती हैं। ये लोग बिलीव करते हैं मेंटल हेल्थ डे पर, ताकि ब्रेन आपका रीसेट हो पाए। कोई 100 पी की भी कंपनी होती है ना, मैं उसमें भी रैशनैलिटी और रिसर्च रिपोर्ट बना सकता हूं कि भाई ये 100 पी की कंपनी भी लेने लायक है। उसको भी मैं ऐसे बना दूंगा कि भाई ये वैल्यू बाय है। उसमें बॉबी एक्सेलरोड के पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, तो वो टेलर मेसन को काम देता है कि भाई ये कंपनी है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, इसको आप इसमें सेल रिपोर्ट बनाओ कि भाई इसको शॉर्ट सेल करनी है हमें। जब मैं किसी को पसंद करता हूं तब मैं उनके हर एक शब्द को पकड़ के बैठा रहता हूं, उनके शब्द के पीछे का मीनिंग जानने की कोशिश करता हूं। ऐसा होता है जैसे वो स्टेटमेंट है ना कि तेरी गाली भी मुझे ताली लगे। इसीलिए मैं कहूंगा जिसको भी आप चुनो उसको बहुत कॉशियसली चुनो, क्योंकि मैं पसंद करता हूं चार्ली मंगर, वॉरेन बफे और बेन ग्रैहम जैसे फिगर्स को। तो इनमें बीइंग अ कॉन्ट्रेरियन माई सेल्फ, मुझे इनमें कोई कमी ही नहीं दिखती। इनमें कोई कमी निकाल ही नहीं पाता। मैं हर चीज को मैं क्रिटिसाइज करना जानता हूं। मैं अपने सब्सक्राइबर के पोर्टफोलियो तक को क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है। खुद को तो मैं हद से ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं। फैंटम एफएक्स पे मैं इतना गाता हूं कि भाई क्यों खरीदा तूने 21 पी पे, खुद को गालियां देता हूं। पर मैं वॉरेन बफे, बेन ग्रैहम और क्या बोलते हैं चार्ली मंगर, इनकी कोई कमी ही नहीं दिखती मुझे। इन लोगों के जब मैं कोई इंटरव्यू सुनता हूं ना, इनका हर एक वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि कोई भाई बाइबल का वर्ड है। एक वर्ड ये बोलते हैं ना, उसके ऊपर मैं पैराग्राफ लिख सकता हूं कि भाई ट्रू मीनिंग बिहाइंड दैट क्या था, इससे वो क्या कहना चाहते थे, इससे उनका क्या तात्पर्य था। मेरा सवाल बस इतना है, क्या इन वैल्यू इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हुए मैं खुद सही दिशा में जा रहा हूं? चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं डिस्क्राइब करता हूं जूइश रिलीजन को। ये जूडाइज्म होता है ना, उसको। ये यहूदियों का ही एक रिलीजन है जो ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करता। इसमें कन्वर्ट होना, इसको अपनाना बहुत ही मुश्किल है। 3 चीज़ें हैं जो इस रिलीजन को मॉडर्न रिलीजन बनाती हैं, ये भले ही 5000 साल पुराना क्यों ना हो। नंबर 1, फेमिनिज्म। अगर आपने किसी जूइश माँ की कोख से जन्म नहीं लिया ना, तो आप यहूदी नहीं हो सकते, तब आप एज अ कॉन्वर्ट ही कहलाएंगे। तो इसीलिए फीमेल को इतनी ज़्यादा महत्वता दी गई है। इनकी रिलेशन विद मनी के साथ क्या रिलेशन है? अब भाई इस्लाम कहता है मनी को कि भाई हराम है, ठीक है, पैसे के पीछे भागना हराम है। और हिंदुइज्म कहता है कि भाई पैसा तो मोह माया है, ठीक है, अपने पास मत रखो, मोह माया को तो त्याग दो, त्यागना ही है तो हमारे मंदिरों में आके त्यागो। यहूदी देखते हैं पैसे को मित्सवा, कुछ अच्छा, कि भाई एक ये औजार है जिससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। एज अ डिवाइन ट्रस्ट देखते हैं पैसे को। अगर हमें मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जीना है ना, तब हमें पैसे को ऐसे ही देखना पड़ेगा जैसे यहूदी देखते हैं। आई इक्वेट कैपिटलिज्म विद जूडाइज्म। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग बिलीव करते हैं मेंटल हेल्थ डे पर। अब मेंटल हेल्थ डे क्या होता है? हर हफ्ते का एक दिन छोड़ते हैं, इसको कहते हैं सैबत या शब्बात। इसमें ये कुछ काम नहीं करते, मतलब इनका ये तक है कि कलम तक नहीं उठा सकते उस दिन। ये शुरू होता है फ्राइडे की शाम से सैटरडे की रात तक, ठीक है। इसमें ना तो ये अपने फोनों में लग सकते, ठीक है। इनका काम है कि कुदरत से जो हमें चीज़ मिल रही है ना, उसको फील करना। तो एज अ नेचर में जाते हैं ये लोग, नेचर में, पब्लिक में जाते हैं, अपने परिवारजनों से बैठ के बातें करते हैं। सिर्फ इनका काम रहता है स्टोरी टेलिंग का, बातें करने का परिवार से। और वो दिन होता है स्पेशली उनका ग्रंथ पढ़ने का, पुरानी रिलीजियस किताबें हैं जो भी हैं वो पढ़ने का। ज़्यादातर ये भी कहा जाता है सैबत के दौरान ये लोग समुद्र में कूदना,
पानी के साथ खेलना, इसमें बहुत विश्वास करते हैं, स्विमिंग पूल में टाइम बिताना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, अपने दिमाग को एक तरह से पूरा रिलैक्स करने के लिए उस दिन कलम तक नहीं उठानी, तो एक दिन दिया जाता है सिर्फ सोचते रहो अपने विचारों में, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि ब्रेन आपका रीसेट हो पाए। भले ही ये लोग 1000 जनों में से 2 जने ही हैं, 0.2% हैं पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, पर ये फिर भी अपना धर्म को एडवर्टाइज नहीं करते। कन्वर्ट करना जूडाइज्म में बहुत मुश्किल है, ये बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, 1-2 साल। पूरी 6 मिलियन से ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। दिस वॉज माई वर्ल्ड वॉर 2 जोक, सॉरी। अगर मैंने यहूदी धर्म के बारे में जो आपको बताया है अभी तक, ये आपको अच्छा लगा हो, तो रैशनली सोचिए, क्या मैंने सिर्फ ये 3 मीगर स्टेटमेंट बताकर आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है? मुझे ऐसा लगता है कि ये चार्ली मंगर, वॉरेन बफे, बेन ग्रैम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की किताबें पढ़कर, उनके इंटरव्यू सुनकर मैं भी एज अ वैल्यू इन्वेस्टर कन्वर्ट हो चुका हूं। अभी तक तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये मेरा रैशनल डिसीजन है, कि भाई वो रैशनली मैं सोचता हूँ, लॉजिक ढूंढता हूँ उनकी बात के पीछे, तभी मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। बट आई डोंट नो, आई माइट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये कुछ स्टेटमेंट होती है ना, चार्ली मंगर की स्टेटमेंट है ये कि एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें वो सबको ले आते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टर्स को भी उसमें डाल दिया, हाई पी इन्वेस्टर्स को भी उसमें डाल दिया। चार्ली मंगर कहते हैं जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं खरीद रहा हूं, मैंने इस कंपनी में ये देखा है, शायद और इन्वेस्टर्स ने नहीं देखा, इसीलिए मुझे लगता है इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, अभी ये मुझे सस्ते दामों पर मिल रही है। जो हमारे हाई पी वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो भी तो यही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया सस्ती सस्ती कंपनीज में खरीदने में लगी हुई है, मुझे ये 30% CAGR से ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है 80 PE पर भाई इसकी तो वैल्यू 30% से अगर ग्रो करेगी अगले 5 साल तक, इस कंपनी की वैल्यू तो 100 टाइम्स या 200 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल होनी चाहिए। या फिर कि भाई 30% से ग्रो करने के बाद 5 साल में तो ये सारा कवर कर लेगी कंपनी, ठीक है। इसलिए मुझे ये वैल्यू बाय लगता है। उस मोमेंटम इन्वेस्टर को जो इतना हाई पी दे रहा है उसको भी वो वैल्यू बाय लगता है। तो चार्ली मंगर की भाई इस बात पे लॉजिक तो मुझे पूरा लगा कि भाई एवरी इन्वेस्टिंग इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। Our way of thinking, all intelligent investment is value investment. Because why would you want to buy something which wasn't worth as much as you were paying for it? And who wouldn't like buying something for less than it's worth? You're always a value investor. तो ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चार्ली मंगर टाइप। इसने कोशिश करी चार्ली मंगर ने कि सबको साथ में लेकर आने की। भले ही वो गलत है कि भाई हाई पी वैल्यू इन्वेस्टर तो मतलब ही नहीं बनता वो कुछ कमा ले आगे जाकर, पर फिर भी चार्ली मंगर की इस बात से, इस आइडिया से कि वो सबको साथ में लेकर आना चाहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लॉजिकल और रैशनल स्टेटमेंट लगा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताऊं मेरे साथ क्या है कि मैं अपनी रैशनैलिटी पर भरोसा नहीं कर पाता। अब ये कैसे? कोई 100 PE की भी कंपनी होती है ना, मैं उसमें भी रैशनैलिटी और रिसर्च रिपोर्ट बना सकता हूं कि भाई ये 100 PE की कंपनी भी लेने लायक है, उसको भी मैं ऐसे बना दूंगा कि भाई ये वैल्यू बाय है, ठीक है। तो मुझे कभी कभार खुद पर भरोसा नहीं होता कि भाई ये वाकई में वैल्यू बाय है या वैल्यू बाय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लो PE की तरफ ही रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा दिमाग चाहे तो 100 PE को भी बाइंग लेवल पे ले आएगा, 100 PE को भी बाइंग लेवल बनाएगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एक टीवी शो है बिलियंस, उसमें बॉबी एक्सेलरोड के पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है,
तो वो टेलर मेसन को काम देता है कि भाई ये कंपनी है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, इसको आप इसमें सेल रिपोर्ट बनाओ कि भाई इसको शॉर्ट सेल करनी है हमें। उसके बाद टेलर मेसन जब देखती है ना पूरी जो बॉबी एक्सेलरोड का जो एक्सेलरोड कैपिटल है, तो वो कहता है, जो भी रिसर्चर होते हैं सब कहते हैं बाइंग बाइंग बाइंग, कंपनी बहुत अच्छी है, ऊपर जाएगी। किसी के पास सेल बनाने का मोटिव ही नहीं होता और किसी के पास सेल बनाने की रिसर्च ही नहीं होती। उसके बाद टेलर मेसन कहती है कि बॉबी एक्सेलरोड को क्या चाहिए, उसको चाहिए शॉर्ट सेल करने की थीसिस कंपनी में। तो वो कहीं ना कहीं से कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में घुसती है। उसके बाद वो निकालती है कि भाई कंपनी की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ना वो एक्सटेंड हो रखी है। जो कंपनी के कस्टमर हैं जो कार को बाय कर रहे हैं उनकी भी लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड हो रखी है। कंपनी ने क्या है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उसके बेसिस पर अपने बायर्स को कार बेची है, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगी कंपनी ज़्यादा देर तक। तो टेलर मेसन को पहले पता था कि उसको किस दिशा में जाना है, इसीलिए उसने फिर शॉर्ट सेलिंग उसी दिशा के हिसाब से बनाई। तो मैं यही कहूँगा कि ब्रेन तो हमारा ऐसा है, किसी भी कंपनी में बाय ले आएगा, किसी भी कंपनी में सेल ले आएगा। इसीलिए मुझे भी कभी कभार खुद पर भरोसा नहीं होता कि बाइंग डिसीजन सेलिंग डिसीजन सही है कि नहीं। इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरी जो रैशनैलिटी है ना, जो मैं जिस पर भरोसा करता हूँ, वो भी पूरी रैशनल नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं प्रेजुडाइसेस में छुपी हुई है कि पहले मैं जज करता हूँ किसी चीज़ को कि ये दिशा पकड़नी है मुझे, उसके बाद ही डिसीजन लेता हूँ उस दिशा में जाने का। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट में वही इन्वेस्टर कामयाब कहलाएगा जिसने एंड ऑफ द डे मार्केट्स को बीट किया, एंड बाय हाउ मच बीट किया। तो राकेश झुनझुनवाला जी का एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि जब 1990 के आसपास बजट आ रहा था, उस टाइम पर उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। कहते हैं मैंने सारे PSU स्टॉक खरीदे थे, धीरे धीरे करके सारे PSU। तो मेरे PSU स्टॉक ऐसे थे, कहते हैं कि 20 रुपये में ख़रीदा, 24 के चल रहे थे, 25 के चल रहे थे। कहते हैं कि जब वो निकलते थे ना दलाल स्ट्रीट से, तो सारे जो ट्रेडर होते थे वो चाय वाले के पास बैठ के चिल्लाते थे, देखना देखना भोंदू आया भोंदू आया, PSU स्टॉक्स खरीदने वाला भोंदू आएगा, ये कमाएगा PSU स्टॉक से पैसे। पर उसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी ने उसी स्टॉक से बजट के बाद 10x इवन 100x कमाया, क्योंकि उन्होंने लेवरेज पोजीशन ली थी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि राकेश झुनझुनवाला जी की तरह कि वो कहते हैं लास्ट में ये डिसाइड नहीं करता आप कैसे पैसे कमाएं, आपने पैसे कमाए हैं वही महत्वपूर्ण है। अगर हम लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तब हमारे चांसेस बढ़ते हैं, जैसे कि हर साल हमें 4 चांसेस मिलते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट 4 बार आती है, 4 डिसीजन लेती है मैनेजमेंट, एवरी ईयर आर चांसेस मल्टीप्लाइज बाय 4। और जब हम शॉर्ट टर्म होल्ड करते हैं तब हमें हर क्वार्टर देखते हैं हम क्या डिसीजन आया, क्या मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, तब हमारे पास एक ही चांस रहता है परफॉर्म करने का। इसीलिए अगर आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, तो मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें। इसमें मैंने बता रखा है कैसे शॉर्ट टर्म में यू आर बेसिंग योर डिसीजन ऑन 1 आउटकम, और 5 साल के लॉन्ग टर्म होल्ड में यू हैव 20 आउटकम्स टू चूज फ्रॉम। धन्यवाद।